कॉलेज रोमांस। खूबसूरत लम्हे। इंसान की जिंदगी के कुछ लम्हे ऐसे होते हैं कि उसे आजीवन भुला पाना संभव नहीं। शेखर काफी मेहनत से अपनी पढ़ाई कर एक अच्छा मुकाम तो हासिल कर लिया, पर उसका प्यार, उसकी जिंदगी उसे नहीं मिल सकी। शेखर इस नए शहर में अपनी जिंदगी की नए सिरे से शुरुआत करने आ पहुंचा। आईएएस कंप्लीट करने के बाद उसकी पोस्टिंग इसी शहर में हुई। वैसे भी अमृतसर आकर वह काफी खुश है। इस शहर में वो पहली बार आया है, पर ऐसा लगता वह अरसे से इस शहर को जानता हो। आज वह बाजार निकला ताकि अपनी जरूरत की कुछ चीजें खरीद सके। अचानक एक डिपार्टमेंटल स्टोर में एक चेहरा नजर आया। हां, वह संगीता ही थी और साथ में था उसका पति। शेखर गौर से उसे देखता रहा। संगीता शायद उसे देख नहीं सकी या जानबूझकर देखकर भी अनदेखी कर दी। वह जब तक संगीता के करीब पहुंचता, संगीता स्टोर से निकलकर अपनी कार में बैठी और चली गई। तब शेखर अपने अतीत में खो गया। नया नया शहर, नया कॉलेज। शेखर के लिए सब अपरिचित एवं अजनबी थे। वह क्लास की पीछे वाली बेंच पर बैठ गया। कॉलेज की चहल पहल काफी अच्छी लगी। पुस्तकें ही उसकी साथी थीं और उसका जीवन। बस मन में उठे भावों को कागज पर उतारता और स्वयं ही पढ़कर काफी खुश होता। कॉलेज के वार्षिक सम्मेलन में जब उसकी कविता को प्रथम पुरस्कार मिला तो वह सबका चहेता बन गया। प्रोग्राम खत्म होते ही एक लड़की आकर बोली, बधाई हो, तुम तो छिपे रुस्तम निकले। इतना अच्छा लिख लेते हो। तुम्हारी रचना काफी अच्छी लगी। इसकी एक कॉपी दोगे शेखर? तब उसके आग्रह को टाल ना सका। पहली बार गौर से उसकी खूबसूरती को निहारा। गोरा रंग, गुलाबी गाल, मदभरे एवं मुस्कुराते अधर, और सबसे खूबसूरत लगी उसकी आंखें। उसकी आंखें बिना काजल के कजरारी लगी। आंखें भरपूर शोक एवं शरारत भरी थी। फिर भी शेखर के लिए यह सब कुछ माने नहीं रखता। शेखर ने तो उसकी खूबसूरती को शब्दों में कैद कर गीत का रूप दे डाला, और संगीता की खिलखिलाहट ने उसके गीत को संगीत का रूप दे डाला। पर यह सब तो कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा था। संगीता के स्वर में एक अजीब सी कशिश, एक अजीब सा जादू दिखा। शेखर जीवन में बहुत बड़े एवं सुनहरे सपने देखता रहता। पढ़ाई और लेखन, बस दो ही उसके साथी। एक मध्यवर्गीय परिवार में पला बढ़ा शेखर सदा यही सोचता कि खूब पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बने एवं सबकी झोली खुशियों से भर दे। शेखर कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा अध्ययन कर रहा था। तभी संगीता उसके सामने आकर बैठ गई। शेखर को ठीक नहीं लगा। उसे पढ़ाई के वक्त किसी का डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता। संगीता का पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे गुनगुनाना भी अच्छा नहीं लगा। वह गुस्से से उठा और जोर से पुस्तक बंद कर चल पड़ा। तभी एक मधुर खिलखिलाहट सुनाई पड़ी। पीछे मुड़कर देखा, संगीता की शरारत भरी मुस्कान। गुस्सा तो कम हो गया, पर अपने अहंकार में डूबा शेखर चला गया। दूसरे दिन भी वह लाइब्रेरी में बैठा अपनी पढ़ाई कर रहा था, पर आज उसके मन में अजीब हलचल मची थी। बार बार ऐसा आभास होता कि संगीता आकर बैठेगी। बार बार निगाहें दरवाजे की तरफ उठ जाती। थोड़ी देर के बाद संगीता आती दिखाई पड़ी, पर आज वह किसी और टेबल पर बैठी। तब चाहकर भी कुछ न कहा, पर आज उसका पढ़ने में दिल न लगा। फिर उठकर गुस्से से पुस्तक बंद कर दी और लाइब्रेरी से उठकर जाने लगा। तभी संगीता उठकर सामने आ गई और घूर घूर कर ऊपर से नीचे तक निहारती रही। मुस्कुराती रही। शेखर का पारा और चढ़ने लगा। संगीता तब बहुत ही सहज भाव से बोली, मां, शारदे का अपमान करना ठीक नहीं। पुस्तक की कद्र करोगे तभी मंजिल मिलेगी। मैं ईर्ष्या से नहीं मुस्कुराती, तुम्हारी नादानी पर हंसी आ जाती है। वैसे सदा मुस्कुराते रहना ही मेरी फितरत है। फिर वह थोड़ी सीरियस होकर आंखों में आंखें डालकर उसने इस कदर निहारा कि शेखर चुपचाप पीछे खिसकता गया और संगीता आगे बढ़ती रही। अतंत शेखर पुण्य उसी बेंच पर बैठ गया और वह सामने बैठ गई। दोनों बस खामोश रहे। शेखर संगीता के इशारे पर पुस्तक खोलकर पढ़ने लगा और संगीता अपने चेहरे के सामने पुस्तक खोलकर मुस्कुराने लगी। शेखर संगीता की समीपता भी चाहता और घबराहट भी होती। कॉलेज के कुछ लोग उसकी सुंदरता के इस कदर दीवाने थे कि शेखर उन्हें खटकने लगा। उनकी नफरत भरी नजरों से डर लगने लगा। कभी कभी सोचता कि संगीता हालात की असलियत को क्यों नहीं समझती। शेखर कॉलेज के गार्डन में अकेला बैठा विचारों में खोया था। तभी संगीता आ पहुंची। बिल्कुल करीब बैठ गई और उलाहने भरे स्वर में बोली,
मैं लाइब्रेरी का चक्कर लगाकर आ रही हूं। लगता है आज पढ़ने का नहीं, लिखने का मूड है। तभी गार्डन में आकर बैठे हो शेखर, जिसकी चिंता से परेशान था, उसका करीब आना उसे अच्छा लगा। संगीता ने बैग खोलकर टिफिन बॉक्स निकाला और शरारती अंदाज में बोली, आ मुंडे, ऑल दे परांठे खाए, तुसी तबीयत चंगी हो जाएगी तब। शेखर वाकई में खुलकर हंस पड़ा। उसके सामने जब संगीता ने टिफिन बॉक्स खोला तो परांठों की महक से ही शेखर खुश हो गया। दोनों ने जी भरकर परांठे खाए। परांठे खाने के बाद संगीता बोली, चलो अब लस्सी पिलाओ। शेखर सकुचाते हुए बोला, अभी क्लास चालू होने वाली है, लस्सी कल पी लेंगे संगीता। तब बेधड़क बोली, बड़ेड़े कंजूस बाप के बेटे हो, लस्सी पीने का मन है आज और पिलाना अगले जन्म में। मेरी कुछ कदर है कि नहीं? अभी एक आवाज दूं तो लस्सी की दुकान से लेकर यहां तक लस्सी लिए लड़कों की लाइन लग जाए। शेखर फिर मुस्कुराकर रह गया। संगीता तब टिफिन बॉक्स समेटती हुई बोली, ठीक है, चलो मैं ही पिलाती हूं। मेरा बाप बड़ा दिलवाला है, मिलिट्री ऑफिसर है। एक बार पर्स में हाथ डालते हैं तो जितना नोट निकल आते मुझे दे देते हैं। मुझ पर काफी भरोसा है। वे तो मेरे लिए लस्सी का ड्रम ला दे। किसी की इच्छा पूरी करना सीखो, बस किताबी कीड़ा बने रहते हो। लाइफ ऑलवेज नीड सम चेंज। ठीक है, चलो पिलाता हूं लस्सी। अब भाषण देना बंद करो, शेखर आग्रह भरे स्वर में बोला। नहीं पीनी है। अब संगीता मुस्कुराते हुए बोली, जिसने पी तेरी लस्सी वो समझ फंसी। मैं तो नहीं ऐसी। फिर कॉलेज के कंपाउंड से निकलकर दोनों बाजार की ओर चल पड़े। चौक पर ही लस्सी की दुकान थी। कुर्सी पर बैठते ही संगीता ने एक लस्सी का ऑर्डर दिया। शेखर तब कुतूहल भरी दृष्टि से संगीता को निहारने लगा। संगीता ने टेबल पर सर्व किए गए लस्सी के गिलास को देखा और फिर शेखर को फिर जोर से हंस पड़ी। शेखर धीरे धीरे उसकी शोखी एवं शरारत से वाकिफ हो गया था। वह लस्सी के गिलास को न देखकर दुकान की छत को निहारने लगा। संगीता उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए बोली, लस्सी इधर टेबल पर है, आसमान पर नहीं। अभी देखो। एक मजा कहे उसने आवाज देकर मैनेजर को बुलाया। उसके करीब आते ही बरस पड़ी, इस टेबल पर कितने लोग बैठे हैं? 2 मैनेजर ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। फिर लस्सी एक ही क्यों भेजी? तुम्हारे आदमी को समय नहीं आता है। संगीता के तेवर गर्म हो गए। मैनेजर तब गरजते हुए बोला, अरे ओ मंजीते, तेरा ध्यान किधर है कुड्डी? द ख्याल कर और एक लस्सी और ला। मंजीत यह कह पाता कि मैडम ने एक ही ऑर्डर दी थी, पर कह न सका और उसे काफी डांट खानी पड़ी। शेखर को यह सब पसंद नहीं आया। संगीता से नाराजगी भरे लहजे में बोला, तुमने ऑर्डर तो एक ही लस्सी का दिया था, फिर उसे डांट क्यों खिलवाई संगीता? तब शरारती लहजे में बोली, तुम्हें क्यों इतना बुरा लगा? वह तेरा कोई सगा लगता है? क्या तुम्हें मालूम है, मैं जब भी अकेले लस्सी पीने आती हूं तो या तो वह घूर घूर कर देखता है या फिर लस्सी देर से देता है, अथवा फिर लस्सी हाथ में पकड़ाने की कोशिश करता है। आज उसे सबक मिला। अब लस्सी पियो और दिमाग बिल्कुल कूल करो। शेखर ने तब लस्सी पीते हुए कहा, तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि लोग तुझे निहारे बिना रह नहीं सकते। फिर चौराहे पर खड़ा करके नोच डालो ना। यह समाज तो मर्दों का है ना, खूबसूरत होना गुनाह है। संगीता गुस्से से बोली। शेखर तब उसे बहलाने के ख्याल से बोला, अरे लस्सी पीकर लोग कूल होते हैं, पर तुम तो गर्म हो रही हो। फिर शांत मन से लस्सी पीती हुए बोली, एक बार अगर मुझे कुदरत मिल जाए तो यह वर मांगू कि तुम्हें सिर्फ एक दिन के लिए लड़की बना दे। तब तुम सबकी नजरों को देखो, उनके चेहरों के भावों को, सम उनकी नीयत को पहचानो, क्योंकि अभी तो तुम्हें सिर्फ कजरारे नयन और मधुर मुस्कान नजर आती है। शेखर एक कड़वी सच्चाई को सुनकर बिल्कुल चुप हो गया। कई दिनों से संगीता कॉलेज में नजर नहीं आई। शेखर काफी परेशान हो गया। न कॉलेज में, न घर में, न अकेले में, कहीं भी दिल लगा। किसी तरह उसकी एक सहेली से पता चला कि वह बीमार है और नर्सिंग होम में भर्ती है। वह दौड़ पड़ा नर्सिंग होम की ओर। संगीता बेड पर लेटी थी। नर्स से पता चला अभी दवा खाकर सोई है। कई रातों से सो न सकी। नर्स ने शेखर की बदहवासी देख पूछा, जगा दूं क्या? पर शेखर का मन बोला कि सोने दो, मेरी जान को कितनी हसीन लग रही है। नींद में भी चेहरे पर मुस्कान थी। शायद कुदरत ने उसे जी खोलकर मुस्कान दे डाली।
वह नर्स को एक गुलदस्ता एवं एक छोटी सी डायरी देकर बोला, जब नींद से जागे तो दे देना आपका नाम। नर्स ने पूछा, कहना तुम्हारा मीत आया था, कल फिर आऊंगा। दूसरे दिन भी गया। पता चला कि संगीता को एक्सरे रूम में ले जाया गया है। वहां उसके मम्मी पापा और काफी रिश्तेदार आ गए। अब शेखर को रुकना उचित नहीं लगा। उसने पुन फल, रजनीगंधा के फूल और मैगजीन सब नर्स को सौंपते हुए कहा, मेरा कॉलेज का टाइम हो गया है, ये सब उसे दे दीजिएगा और कह दूंगी तुम्हारे मीत ने दिया है। नर्स ने मुस्कुराती हुए वाक्य पूरा किया। शेखर गर्व से मुस्कुराते हुए लौट गया। 2 दिन के बाद शेखर पुनः हॉस्पिटल आया। संगीता अपने बेड पर बैठी थी। शेखर को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। शेखर बेड के करीब आकर बोला, सॉरी, मैं 2-3 बार आया, पर संगीता बीच में ही बोल पड़ी, मुंह सब मालूम है। यह डायरी, ये फल, रजनीगंधा के फूल सब मेरे मीत के ही हैं। वैसे भी मैं तुमसे सदा अकेले में ही मिलना चाहती हूं। भीड़ में अगर तुम नहीं मिलो तो ठीक है। वैसे भी मम्मी डैडी तुम्हें लायक नहीं करते, धर्म के पक्के अनुयायी है। शेखर ने उसकी खैरियत जाननी चाहिए। संगीता मुस्कुराते हुए बोली, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूं। थोड़ा फीवर हुआ था, तुम्हें बहुत परेशान करती रहती हूं, इसीलिए भुगतना पड़ा, पर तेरी खबर सुनकर तो मेरी नींद ही उड़ गई। शेखर चिंता भरे लहजे में बोला। संगीता तब इठलाती हुई बोली, नींद के मामले में मैं बहुत लकी हूं। जहां भी रहूं, सोने से पहले जिस आखिरी इंसान से मेरी मुलाकात होती है वह तुम हो। बस आंखें बंद कर लेती और सो जाती। कहकर उसने उसे बहुत ही मस्त नजरों से निहारा। शेखर भी तब भावुकता में बहते हुए बोला, मैं सुबह उठकर सबसे पहले बंद आंखों से जिसका चेहरा देखता हूं वह हो सिर्फ तुम, बातों ही बातों में। संगीता ने बताया, आज सुबह ही मम्मी पापा आए थे। डॉक्टर ने डिस्चार्ज करने को कहा। दरअसल वे लोग किसी रिश्तेदार के यहां फंक्शन में गए हैं, सुबह लेने आएंगे। मतलब एक रात और तुम्हें मरीज बनकर यहां रहना पड़ेगा। शेखर ने कहा, नहीं, अब तुम आ गए ना, अब डॉक्टर से इजाजत ले लेती हूं। पेपर वगैरह सब रेडी है, पर डॉक्टर पूछेगा कि कौन लेने आया है तो क्या बोलोगी? शेखर ने जिज्ञासा प्रकट की। हां, बोलूंगी कि मेरी सगी बहन के सगे भाई के जीजाजी आए हैं। मतलब? शेखर ने आश्चर्यचकित हो पूछा। मतलब तुम समूह में चली डॉक्टर से मिलने। संगीता फौरन डॉक्टर से इजाजत लेकर आ गई और अपना सामान समेटने लगी। फिर शेखर ने बैग उठाया और दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकल पड़े। रिक्शा बुलाने से पहले संगीता ने पूछा, कहां चल रहे? तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा और मैं उसी रिक्शे से वापस आ जाऊंगा। शेखर ने सहज भाव से कहा, नहीं, कहीं घूमने चलो ना। संगीता का आग्रह भरा स्वर था, अभी तुम्हारी तबीयत नाजुक है, चुपचाप घर चलो। शेखर ने सम्माते हुए कहा, अच्छा चलो, लस्सी पिला दो। वह बच्चे की तरह जिद करती हुई बोली। शेखर तब भड़क गया, तेरा दिमाग तो ठीक है, अभी फीवर से उठी हो और लस्सी? संगीता तपाक से बोली, जब तक तुम नहीं मिलते दिमाग ठीक रहता है, अगर मैं कभी ना मिलूं तब तो बिल्कुल ठीक रहोगी ना? शेखर ने जानबूझकर सवाल किया। तब संगीता घबराती हुए बोली, अरे ऐसा सोचना भी मत, वरना तुम आगरा में मुमताज का ताजमहल निहारते रहोगे और मैं आगरा के पागल खाने में रहूंगी। वैसे भी आजीवन साथ रहना मुश्किल है। मेरे डैडी बहुत ही सख्त है, कुछ लम्हे तो जी लूं। शेखर उसकी बकबक से तंग आकर बोला, प्लीज अब रिक्शे में बैठो, रास्ते में थोड़ी देर झूली पार्क में बैठेंगे, फिर तुम्हें घर छोड़ दूंगा। थोड़ी देर के बाद दोनों झूली पार्क में थे। शाम गहरा गई थी, सूरज की लालिमा अंतिम चरण में थी, अंधकार गहराता जा रहा था। शेखर पेड़ से टिक कर बैठा और संगीता उसकी गोद में सिर रख लेट गई। शेखर की उंगलियां संगीता की काली घनी जुल्फों से अटखेलियां करने लगी। शेखर बिना बोले अपनी नई रचना सुनाता रहा और संगीता उसकी गोद में सुकून से लेटी रही। वह वाकई में सो जाती। उससे पहले ही शेखर ने उसे जगाते हुए चलने को कहा। दोनों पुण्य रिक्शे में बैठ गए। संगीता काफी खुश थी, उसका सारा रोग काफूर हो गया था। शेखर भी संगीता से मिलने के बाद अपने आप को काफी तरोताजा महसूस करने लगा। शेखर ने संगीता को उसके घर के सामने ड्रॉप करने के लिए रिक्शा रुकवाया। सामने संगीता के मम्मी पापा दिखे। आंखों में भरपूर आक्रोश और नफरत दिखी। कुछ कहने के पहले ही संगीता के पापा आगे बढ़ने लगे।
पर उसकी मां ने उन्हें रोक लिया। संगीता भी माहौल को देखते हुए बिल्कुल खामोश रही। रिक्शे से उतरकर चुपचाप घर में चली गई। शेखर का रिक्शा आगे बढ़ गया। रास्ते में मजाक में कही संगीता की बात बार बार कचोटती रही, दोनों का प्यार धर्म की भेंट चढ़ जाएगा। दूसरे दिन शेखर डरते डरते संगीता के घर के सामने गया। पड़ोसियों से पता चला सारे लोग पंजाब चले गए हैं। शेखर ठगा सा रह गया। उसके पास अब रह गई थी बस संगीता की यादें और कुछ खूबसूरत लम्हे। अचानक उसके बॉडीगार्ड ने उसे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला। शेखर को तब अपनी उपस्थिति का एहसास हुआ और थोड़ा झेंप गया। उसकी पलकें गीली हो गई, पर गुजरे खूबसूरत लम्हों के साथ जीने के लिए आगे बढ़ गया।